हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, चैप्टर का नाम आपने देखा पॉलिटिकल पार्टीज, तो आपको इसी से पता चल गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, यानी जो राजनीतिक पार्टी होती है जो कि हमारे चुनाव में चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है या फिर वादे बहुत सारे करती है कि हम ये बना देंगे, वो बना देंगे, वो बना देंगे। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होते क्या हैं, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारा डेमोक्रेसी है इनमें इसका क्या महत्व है। इसके साथ ही इनके सारे फंक्शंस को देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे और इनमें क्या कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, इन सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी होते क्या है। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टी सिंपली अगर हम समझें तो सिंपली एक तरीके से लोगों का ग्रुप है जिसको कि हमारे पूरे सिस्टम ने एक मान्यता दी है कि आप अपना एक ग्रुप बनाइए, अपना एक संघ बनाइए और आप क्या कीजिए, आप एक साथ मिलकर चुनाव लड़िए और चुनाव लड़के आप सरकार बनाइए। तो पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का मेन काम होता है कि ये अपने वादे लेकर या फिर अपने विचार लेकर ये जनता के बीच में जाते हैं। जनता को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम मुझे वोट दो, मेरी सरकार बना दो। ये क्या होता है? आप हमेशा देखते होंगे, चुनाव होते होंगे तो सभी लोग इस तरीके से आते हैं, प्रचार करते हैं, बात करते हैं। और आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी सुने होंगे। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर इनका सिंपली कहें तो काम क्या होता है। अब देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये तो आपने यहां पर पढ़ा है इस किताब में, या फिर हमारे पूरे सिविक्स में 9-10 में आपने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी। लेकिन एक आम आदमी के बारे में सोचिए जो कि गांव में रहता है, जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, उसको इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। डेमोक्रेसी क्या होता है, संघवाद क्या होता है, या फिर जितने भी हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिसको भी नहीं पता है उसको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जरूर ही पता होता है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, उसने किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सुना होगा और उसको जब वह जानता होगा। यानी कि देश के हर एक व्यक्ति के नजर में सबसे जो विजिबल चीज है डेमोक्रेसी का, वो है एक पॉलिटिकल पार्टी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, कैसे होता है, क्या पूरा काम है, नहीं पता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हर एक व्यक्ति को पता है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो। और ये एक तरीके से सबसे ज्यादा लोगों को इससे हम कह सकते हैं फर्क पड़ता है, या फिर इसके थ्रू डेमोक्रेसी से लोग इंटरेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज करते क्या हैं, या फिर उनका मेनली मोटिव क्या होता है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि इनका सरकार बनाना मोटिव होता है, पावर में आना मोटिव होता है, लोगों से एक तरीके से वोट मांगते हैं, चुनाव लड़ते हैं, ये उनका मेन मोटिव होता है। लेकिन इसके अलावा वो चुनाव लड़ने के लिए या फिर ये सारे काम करने के अलावा जो उनका मेन काम होता है, क्या होता है, वो देखिए क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज अपने तय करते हैं कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम जनता के लिए ये काम कर देंगे, हम जनता के लिए इस रोड पर पुल बना देंगे, इस नदी के ऊपर ब्रिज बना देंगे। तो ऐसा वो वादा करते हैं या फिर कुछ पॉलिसी बनाते हैं। अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे वो विदेश नीति की कुछ पॉलिसी बनाएंगे, हम लोगों को टैक्स में छूट देंगे, इस तरीके की भी पॉलिसी बनाते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम की बात करते हैं कि हम 100 दिन का रोजगार देंगे, 200 दिन का रोजगार देंगे, ऐसे प्रोग्राम की बात करते हैं। और इस तरीके से सोसाइटी के सामने उसको रखते हैं, ताकि एक तरीके से सोसाइटी उनको तय कर सके कि हमें किसके साथ जाना है। यानी कि आपकी बेहतरी के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस बात के लिए वो एक पूरा सिस्टम तैयार करते हैं, एक पूरा खाका तैयार करते हैं और जनता के सामने वो रखते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक चीज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जो पार्टीज होती है ना, वो हमारे देश का जो समाज है वहां का फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन शो करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके देश में जिस तरीके से विचार वाले लोग होंगे, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि अगर हमारे देश में किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है,
तो हमारे देश में किसान की बात करने वाले पॉलिटिकल पार्टी आपको ज्यादा मिलेंगे। हमारे देश में अगर बिजनेस करने वाले बहुत लोग हैं, यानी मिडिल क्लास वाले बहुत लोग हैं, तो वो लोग, उनकी बात करने वाले पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी जो कि उनको फोकस करती है। यानी कि जिस तरीके से हमारा समाज होगा और समाज में जैसे लोगों के विचार होंगे या फिर जो भी डिवीजन होगा, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो कैपिटलिज्म है यानी जो पूंजीवाद है वो खराब चीज है, वो नहीं होना चाहिए। बल्कि कुछ लोग उसके कंपैरिजन में कहेंगे कि क्या हमें साम्राज्यवाद नहीं करना चाहिए, हमें देश का विस्तार या फिर दूसरों पर अटैक नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमें गरीबों के लिए काम करनी चाहिए और हमारे देश का विकास होना चाहिए और सभी लोगों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। तो ये क्या है? ये समाज के अलग अलग विचार हैं कि हमारा समाज कैसा चलना चाहिए, देश कैसा चलना चाहिए। सबसे पहला, पूंजीवाद वाले जो लोग होंगे वो वैसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो कि पूंजीवाद की बात करता है, यानी कैपिटलिज्म की बात करता है। फिर जो दूसरे लोग होंगे जो कि गरीब लोगों की बात करते हैं, वो वैसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो गरीब लोगों की बात करता है। तो यानी कि जो आपके समाज में पॉलिटिकल डिवीजन होंगे, जिस तरीके से अलग अलग विचार वाले लोग होंगे, वैसी पॉलिटिकल पार्टी आपको आपके देश में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए, अब पॉलिटिकल पार्टी में तीन चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं या फिर तीन कंपोनेंट होते ही हैं। पॉलिटिकल पार्टी में सबसे पहले लीडर आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी में तो लीडर्स होते ही हैं, आप देखते ही हैं, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है। उसके बाद होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स का क्या मतलब हुआ? वैसे लोग जो कि पॉलिटिकल पार्टी का ओपनली खुलकर बहुत मेहनत करके प्रचार करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जैसे यहां पर हमारा एग्जांपल लिया मैंने बीजेपी का। अब बीजेपी के ये क्या है? लीडर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री हैं, ये है लीडर। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही सब काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, बीजेपी में सब काम तो ये करते नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी में काम करते हैं, जो कि बीजेपी के सारे जितने भी प्रचार वाले चीज हैं या फिर सरकार की स्कीम है, हमारी सरकार क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, आप अगर हमको वोट देंगे तो क्या होगा, वैसी बातों को जनता तक पहुंचाते हैं ये लोग जो कि एक्टिव मेंबर्स होते हैं। इसके बाद तीसरा आता है द फॉलोअर्स, यानी कि ये लोग एक्टिवली जाकर प्रचार वगैरह नहीं करते हैं, घूमते फिरते ये चीजें नहीं करते हैं एक्टिवली। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यानी कि जब भी चुनाव होगा तो ये इनके ऊपर ध्यान देंगे, बीजेपी के ऊपर ध्यान देंगे या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ध्यान देंगे। वो होते हैं फॉलोअर्स। ये सिंपली हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक होता है उसी को हम फॉलोअर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई बीजेपी को फॉलो करेगा, कोई कांग्रेस को करेगा, कोई बीएसपी को करेगा, कोई दूसरे पार्टी को करेगा। हर एक व्यक्ति का अपना एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब इसके बाद देखिए आता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी के क्या काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो यह है कि जो पार्टीज हैं वो चुनाव लड़ती हैं तो क्या करने के लिए? तो सरकार बनाने के लिए, पावर में आने के लिए, इसलिए वो चुनाव लड़ती हैं। तो सबसे पहला हो गया कि वो चुनाव लड़ती हैं। अब दूसरा यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग तरीके के पॉलिसीज को सामने रखती हैं और उसको एक तरीके से जो वोटर है वो चुनाव करता है। यानी कि देखिए, अगर 4 पॉलिटिकल पार्टी है तो चारों ने अपने अपने मैनिफेस्टो रखे, यानी कि अपने अपने बात बताए कि हम अगर सरकार में आते हैं तो हम क्या करेंगे। दूसरा आएगा वो भी बोलेगा कि हम सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे। तीसरा आएगा वो भी बोलेगा। इस तरीके से सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपने पॉलिसीज और अपने प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखते हैं। अब ये वोटर को डिसाइड करना है कि वो कौन सा चुनता है, किसको वोट देता है। ये एक तरीके से इनका काम होता है। अब इसके बाद देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत सारे नंबर्स ऑफ ओपिनियन को कुछ बेसिक पोजीशन में बना देती है जिसको वो सपोर्ट करती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है। अब ये सिर्फ हमारे देश की नहीं बात है, मैं अपने देश से एग्जांपल दे रहा हूं। हमारा देश बहुत बड़ा है, करीब 135 करोड़ की आबादी है। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनके की अपने अपने विचार हैं। अब उसी तरीके से कोई पार्टी है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उसमें भी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, और कुछ पार्टियों में तो करोड़ों की संख्या में मेंबर्स हैं। और उन सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मैं क्या चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, कौन सा पॉलिसी होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब देखिए पॉलिटिकल पार्टी बैठती है तो पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो सभी विचारों में से कुछ ऐसे विचार को सामने लाते हैं जिसको कि एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सपोर्ट करेगी।
यानी कि अगर मान लीजिए 1000 विचार हैं जिसको कि पॉलिटिकल पार्टी में रखा गया, उसमें से 4, 5, 10, 20 ऐसे चुने गए जो कि अच्छे हैं, जरूरी हैं, या फिर जिसको कि लोगों द्वारा समर्थन मिल सकता है, वैसे विचारों को सामने रखा जाता है या फिर उसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है आगे बढ़ती है। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लॉज बनाने में काफी डिसाइसिव रोल अदा करते हैं। कैसे और क्यों? देखिए लॉज कहां बनते हैं, कानून कहां बनता है? कानून संसद में बनता है या फिर विधानसभा में बनता है। तो वहां पर कौन सरकार बनाएगा या फिर वहां पर कौन मौजूद होता है? तो वहां पर या तो विधायक मौजूद होंगे या तो सांसद मौजूद होंगे। और ये कहां से आएंगे? ये किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होंगे। और देखिए पॉलिटिकल पार्टी जिस भी तरीके के विचारधारा को या फिर जिस भी तरीके के लोगों के विचार को फॉलो करती है, उसको वो उस तरीके के जो कानून है उसको वो सपोर्ट करेगी। जैसे अगर कोई कैपिटलिज्म वाली पार्टी है जो कि पूंजीवाद को सपोर्ट करती है, तो पूंजीवाद से रिलेटेड कोई आएगा, कोई भी बिल या फिर कोई भी कानून बनाना होगा तो वो उसका समर्थन करेगी। कोई अगर दूसरी तरीके के विचार को फॉलो करती है, किसानों के हित की बात करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके सामने जब किसानों के हित वाला कानून आएगा तो वो वैसे बिल को या फिर कानून को समर्थन करेगी जो कि किसानों के हित में है। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है और वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जब भी कानून बनाने की बात होती है किसी भी देश के लिए। अब देखिए आगे बढ़ें तो देखिए पार्टीज जो हैं वो सरकार बनाती हैं और उसको चलाती हैं। ये तो फर्स्ट वाले पॉइंट से ही जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। यानी कि ऐसा नहीं है कि पार्टी सिर्फ चुनाव लड़कर जीतकर और जाकर सरकार बनाती हैं और पावर को एंजॉय करती हैं। सिर्फ वही काम नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि देखिए अगर 2, 3, 4 अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं तो कोई एक ही जाकर पावर बनाएगा या फिर 2 या 3 मिलकर ही जाकर क्या करेंगे, अलायंस बनाकर पावर बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि उस सरकार के विरोध में होगा। यानी कि जो भी पार्टी चुनाव हार जाती है, चुनाव लूज कर जाती है, वो क्या करती है? वो अपोजिशन का रोल अदा करती है, यानी सरकार का विरोध करती है कि सरकार कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में बैठी हुई है वो गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है, या फिर वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आंच आए या फिर जनता के विरुद्ध हो या फिर कोई भी गलत डिसीजन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि देखिए अगर देश में अपोजिशन नहीं होगा तो कोई भी एक तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए अपोजिशन होना बहुत ही मस्ट है और ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों के ओपिनियन को शेप करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होती है, उसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई एक टॉपिक को उठाती है, कोई भी एक ऐसे टॉपिक को उठाती है जो कि उतना पॉपुलर नहीं है, तो अगर वो उस ओपिनियन को सामने रखती है तो जनता तक वो बात पहुंचेगी, जनता को वो पार्टी समझाएगी कि ये क्या होता है, कैसे होता है, इस चीज के बारे में। तो इस तरीके से जो जनता की बात है या फिर जनता की जो मर्जी है, जनता का ओपिनियन है, उसको पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर सकती है या फिर उसको एक तरीके से बना सकती है उसके पक्ष में या फिर विरोध में। क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत सारे सरकार जैसे बहुत सारे डिसीजन लेती है कि सरकार जो है वो क्या करेगी, विदेशी कंपनियों को यहां पर आने के लिए परमिशन देगी, तो अपोजिशन पार्टी क्या करेगी, उसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी कि नहीं, विदेशी कंपनी यहां पर नहीं आना चाहिए, यहां पर लोगों का जॉब चला जाएगा, यहां पर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो क्या करेंगी, बहुत सारी बातें करेंगी और लोगों के सामने जाएंगी, लोगों के सामने आंदोलन करेंगी, बहुत ही धरना देंगी या फिर भाषण देंगी। तो उससे क्या होगा, लोग उस बात को सुनेंगे, समझेंगे कि क्या ये आदमी सही बोल रहा है, क्या ये पार्टी सही बोल रही है। अगर उनको लगता है हाँ, तो लोग उनके समर्थन में आ जाएंगे, सभी जनता यानी कि सभी पब्लिक जो है उस डिसीजन का विरोध करने लगेगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन का एक तरीके से निर्माण करते हैं या फिर उसको शेप करते हैं। अब देखिए पार्टीज जो हैं वो एक तरीके से लोगों को एक्सेस कराते हैं गवर्नमेंट मशीनरी तक और ऐसे वेलफेयर स्कीम तक जिसको कि गवर्नमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब देखिए सबसे शुरू जब ये चैप्टर शुरू किया था मैंने क्या कहा था कि हमारे देश में आप पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में,
आपके आसपास के लोग डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, लेकिन गांव में जहां पर अनपढ़ है या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अनपढ़ है, इन चीजों के बारे में नहीं जानता है, वो एक चीज के बारे में जरूर जानता है और वो है पॉलिटिकल पार्टी। उसके आसपास कोई एक लोकल लीडर होगा जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ होगा। तो वो जो लोग होते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर होते हैं, सिर्फ वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते हैं, बल्कि अपने आसपास रह रहे लोगों का भी एक तरीके से मदद करते हैं। कैसे? सरकार ने कोई स्कीम इंप्लीमेंट किया तो उसको जाकर वो लोगों को बताते हैं कि देखिए मेरी पार्टी की सरकार है और मेरी पार्टी की सरकार ने ये नया स्कीम लाया है कि हम लोगों को गैस सिलेंडर फ्री में देंगे। तो क्या हुआ? वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि सरकार की जो मशीनरी है या फिर जो वेलफेयर स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों तक जो कि खुद से सक्षम नहीं है इन चीजों को करने के लिए। अब कई बार होता है कि देखिए आप अगर जाइएगा किसी भी सरकारी दफ्तर में तो वहां पर आपकी बात उतनी नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इस कंडीशन में क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाते हैं जो कि लोकल लीडर्स होते हैं, उनसे कहते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो लोग उनका काम कराने में मदद करते हैं या फिर करा भी देते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो लोगों को एक तरीके से गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुंचा रहे हैं या फिर उनको एक तरीके से इतना सक्षम बना रहे हैं कि वो सभी लोगों के पहुंच में रहे। यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी की गलती हो सकती है, कमी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है पॉलिटिकल पार्टीज का। अब यहां पर टॉप लेवल लीडर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि जो एकदम लोकल लेवल के, नीचे लेवल के जो मेंबर्स होते हैं जो कि पार्टीज का काम करते हैं, वो इन सारे काम को इंप्लीमेंट कराते हैं। अब देखिए ये तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में फंक्शन समझ लिया। अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होना क्यों जरूरी है, क्यों हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, इस चीज को समझते हैं। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उसको हमने देखा। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो सबसे पहले हमें चाहिए ताकि ऊपर के जितने भी फंक्शंस हैं या फिर जितने भी काम हमने देखे पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको वो कर सके। यानी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तभी तो वो सारे काम किए जाएंगे। मान लीजिए अगर आपके देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सब लोग अकेले अकेले जाकर चुनाव लड़ते हैं एक एक सीट पर, तो हमारे देश का विदेश नीति कैसे तय होगा, हमारे देश का इकोनॉमी कैसे तय होगा, या फिर हमारे देश का रक्षा नीति कैसे तय होगा, डिफेंस कैसे तय होगा, डिफेंस के ऊपर डिसीजन कैसे होगा, ये सारे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं, इसको कौन लेगा, इसके ऊपर कौन डिसीजन लेगा। तो इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए हमें कौन चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए। क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज पूरा मैकेनिज्म उनके पास बना हुआ होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का एक लीडर होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, या फिर उस तरीके से बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमेशा इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते रहते हैं कि हमारे देश का विदेश नीति क्या होना चाहिए, हमारे देश का रक्षा नीति क्या होना चाहिए, हमारे देश का इकोनॉमी क्या होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, या फिर कौन सा वेलफेयर स्कीम चलाना चाहिए। इन सभी चीजों के ऊपर वो विचार या फिर डिस्कशन या फिर रिसर्च वो करते रहते हैं। तो जब भी वो पावर में आएंगे तुरंत वो अपना काम शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी हुई है। तो इस तरीके से जो कि काम होता है अपर लेवल का, वो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। लेकिन कोई भी एक आम आदमी अगर वो विधायक बन भी जाए तो उसको इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता, या फिर पता भी हो भी तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकता जब वो एक ग्रुप में नहीं है, एक संगठन में नहीं है। अब इसके बाद देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज टू द गवर्नमेंट। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार के सामने अलग अलग तरीके के व्यूज को सामने लाकर रखती हैं। अब देखिए यहां पर क्या इसका मतलब कि देखिए पार्टीज जो सरकार में है वो तो भाई सरकार में हो गई, लेकिन हमारे देश में क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। यानी एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, कई सारे पार्टीज चलती हैं। तो कुछ पार्टीज अगर सरकार में हैं तो कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि सरकार से बाहर हैं या फिर विपक्ष हैं। तो वो अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को सरकार के सामने रखती है। जैसे सरकार ने कहा कि हम यहां पर मॉल बनाएंगे, इस रोड के ऊपर, इस रोड के किनारे हम मॉल बनाने वाले हैं। दूसरी पार्टी आएगी, कही कि नहीं यहां पर गलत होगा क्योंकि यहां पर रह रहे जो लोग हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा, उनको घर मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी पार्टी आएगी, नहीं यहां मॉल बनाना सही नहीं है, यहां मत बनाइए, अब दूसरी जगह जाके बनाइए। यानी इस तरीके से जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रखते हैं और उसको सामने लाते हैं लोगों के सामने। They bring various representatives together to show that a responsible government could be formed. अब यहां पर क्या कहा जा रहा है,
यहां पर कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट भी होते हैं जो कि अलग अलग चीजों के बारे में बहुत ही अच्छा जानते हैं। तो ऐसे लोगों को जो पॉलिटिकल पार्टी है वो साथ में लाती है और साथ में काम कराती है ताकि वो एक तरीके से सही तरीके से सरकार चल सके और रिस्पॉन्सिबल सरकार चल सके, कोई गलती ना करे या फिर कोई बेवकूफी ना करे जब वो पार्टी सरकार में आए। तो इसलिए बहुत सारे जो अच्छे लीडर्स हैं या फिर बेहतर लीडर्स हैं उनको पावर में लाया जा सकता है। अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ऐसे मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं जो कि सरकार को सपोर्ट करती है या फिर उसको रोकती है, और या तो वो पॉलिसीज बनाने का काम करती है और सरकार को एक तरीके से या तो सपोर्ट करती है, उसको मदद करती है, या फिर उसका अपोज करती है। यानी कि सरकार ने सही किया तो उसका सपोर्ट करेंगे, गलत किया तो विरोध करेंगे। केवल इतना नहीं होता, ये होता तो ये भी है कि जो भाई हम जिस पार्टी के समर्थन में हैं हम हमेशा उसी के पक्ष में बात करेंगे। यानी मेरे पार्टी की सरकार है तो मैं हमेशा उसका बड़ाई करूंगा, मेरे किसी विरोधी पार्टी की सरकार है तो मैं उसका हमेशा उसका विरोध करूंगा। और इसके बाद देखिए पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल द नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज। यानी कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होता है उसमें क्या जो भी जरूरत है उसको पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, फिल करती है, पूरा करती है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है, यानी कि हमारे कुछ लोगों के बदले में एक व्यक्ति जाता है जो कि सांसद बनकर या फिर विधायक बनकर हमारे इलाके को रिप्रेजेंट करता है। तो यह होता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जैसा कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो कैसा है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाला डेमोक्रेसी है। अब इसके बाद देखिए यहां पर जो भी हमारी एक तरीके से जरूरत है, इस तरीके के डेमोक्रेसी के लिए जो भी जरूरत है उसको पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं, पूरा करती हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो यहां पर अब नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। यानी कि हमारे देश में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कितनी पार्टीज होनी चाहिए। हमारे देश में कितनी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं, 1000 की संख्या में लगभग पार्टीज हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। अब देखिए यहां पर मेनली हमें समझना है कि जो अलग अलग प्रकार के जो पार्टी सिस्टम है, यानी कहीं पर एक है, कहीं पर 2 हैं, कहीं पर बहुत सारे हैं, तो उन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए दुनिया में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर 3 तरीके के पार्टी सिस्टम है। अब देखिए डेमोक्रेसीज की यहां पर मैंने वर्ड बोल दिया लेकिन ये वर्ड सही नहीं होगा, क्योंकि चाइना में क्या है, 1 पार्टी सिस्टम है लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहां पर सिंपली पार्टी सिस्टम समझिए, 1 पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पार्टी होता है जिसको कि सरकार चलाने या फिर कंट्रोल करने या फिर इस तरीके के चीजों का छूट होता है या फिर परमिशन होता है। एग्जाम्पल चाइना, क्यूबा या फिर वियतनाम, ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर 1 पार्टी सिस्टम है। तो सिंपली समझिए जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार होती है उसको यहां पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसके बाद 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम होता है, यहां पर 2 पार्टीज होती हैं जो कि आपस में कंपीट करती हैं पावर के लिए और उसमें से कोई एक जाकर सरकार बनाएगा। लेकिन अब यहां पर एक और चीज आप समझ लीजिएगा कि यहां पर सिर्फ यह नहीं है कि 2 पार्टी ही होनी चाहिए किसी भी देश में। पार्टी हो सकता है कि 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है देश में, लेकिन सिर्फ 2 पार्टीज के पास ऐसा चांस है कि वो पावर में आ सकता है या फिर रियल कंपटीशन सिर्फ 2 पार्टीज के बीच में है। तो उस कंडीशन में भी हम कंट्री को 2 पार्टी सिस्टम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देख सकते हैं, इंडिया में नहीं है 2 पार्टी सिस्टम क्योंकि यहां पे बहुत सारे पार्टीज है जो कि काफी पावरफुल हैं। मान लीजिए कि कल को ऐसा हो जाता है कि सिर्फ 2 पार्टीज बचती हैं जो कि सरकार बनाने का पावर रखती हैं कि या तो ये आएगा या तो वो आएगा, तीसरा कोई आ ही नहीं सकता है, तीसरा का कोई इंफ्लुएंस ही नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कह देंगे कि इंडिया 2 पार्टी सिस्टम हो गया है। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में कभी आज कोई पार्टी पावरफुल है तो कल जाकर दूसरा पार्टी क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है जो कि हमारे देश में है, इसमें 2 पार्टीज या फिर उससे ज्यादा कई सारे पार्टीज हैं जो कि पावर के लिए कंपीट करती हैं और 2 पार्टीज से ज्यादा पार्टीज का रीजनेबल चांस है पावर में आने के लिए, या तो खुद की पावर से या फिर अलायंस की मदद से। यानी कि 2 पार्टीज से ज्यादा पार्टीज का चांस है पावर में आने का अकेले के दम पर या फिर किसी के साथ मिलकर। तो हमारे देश में तो क्या होता है, अलायंस बनते हैं, अलायंस बनकर पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और जीतकर सरकार भी बनाती हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में क्या हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। हमारे देश में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि
कई सारी पार्टीज हैं जो अलायंस में चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं और फिर सरकार भी बनाती हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन के बाद हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक तरीके की संस्था है जिसको कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है, और संविधान में क्या लिखा गया कि इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होगी सभी को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होना होगा। और इलेक्शन कमीशन जो है सभी पार्टी को इक्वल ट्रीट करता है, लेकिन कुछ पार्टीज को वो स्पेशल फैसिलिटीज देता है जो कि एक तरीके से देश में इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, यानी कि जिसको कि जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, वैसी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलता है, फैसिलिटी मिलती है। अब इसके साथ ही जो पार्टीज होती हैं जिनको की फैसिलिटीज मिलता है, इनको यूनिक सिंबल दिया जाता है और इनको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी। और इसको और भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि ऑफिस के लिए जगह मिलता है और भी बहुत तरीके की फैसिलिटीज मिलती हैं। अब देखिए, देश में जो पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता होती है वो दो लेवल पर मिलती है। पहला तो स्टेट लेवल पर और दूसरा देश के लेवल पर, नेशनल लेवल पर। हमने देखा था कि इंडिया में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में क्या होता है, राज्य के लिए अलग सरकार बनती है, देश के लिए अलग सरकार बनती है। तो उसी वजह से इंडिया में दो लेवल पर पार्टियों को मान्यता मिलता है। स्टेट पार्टीज जो कि किसी एक खास स्टेट में उनका ज्यादा प्रभाव है, तो वैसी पार्टियों को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। तो यहां पर मैंने इसको नेशनल लिख दिया, यहां पर ये स्टेट होगा। और रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी इफ, स्टेट पार्टी कब मिलेगा, जब किसी पार्टी को 6% ऑफ टोटल वोट मिलेगा इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और मिनिमम से 2 सीट अगर वो जीत जाती है तो किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। 6% जितना भी वोट हुआ उसका 6% और 2 सीटें, तब वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी। अब इसके बाद नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी वही चीज है लेकिन देश के स्तर पर, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के स्तर पर अगर पॉपुलर है तो उसको हम क्या कह देंगे, नेशनल पार्टी। अब इसके लिए क्या मान्यता रखा गया है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा अगर आप 6% ऑफ टोटल वोट लाते हैं लोकसभा इलेक्शन में, या फिर असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट के, यानी 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में अगर आपको 6% वोट मिल जाता है तो आप क्या बन जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। अभी केवल ये नहीं चाहिए, इसके साथ साथ आपको 4 सीट्स होने चाहिए लोकसभा में। ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल होंगे तब आप क्या बनेंगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन जाएंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले आ जाता है हमारा AITC, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसके लीडर और इसके साथ ही इसका जो लोगो है वो, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो भी देख सकते हैं। इसको 1998 में लॉन्च किया गया था ममता बनर्जी के द्वारा। इसको नेशनल पार्टी का दर्जा 2016 में मिला है। पार्टी का सिंबल फ्लावर और ग्रास है और ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म में विश्वास रखती है। और इसको वेस्ट बंगाल में पावर है 2011 से, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में ये काफी इसका प्रेजेंस है। और जो 2014 में जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें इसको 3.84% वोट मिला था और 34 सीट इसने जीते थे, और ये 4th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी लोकसभा में। इसके बाद है BSP, बहुजन समाज पार्टी। इसका भी यहां पर आप लोगो और लीडर देख सकते हैं। इसके बाद है, ये बना था 1984 में काशीराम के लीडरशिप में, और ये एक तरीके से जो बहुजन समाज है, यानी कि जो दलित वर्ग है उसको या ये सिक्योर और रिप्रेजेंट करने की बात करती है, और उसको एक तरीके, इसके साथ साथ आदिवासी, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने की ये कोशिश करती है। अब इसके बाद ये एक तरीके से जो दलित हैं और जो ऑप्रेस्ड पीपुल हैं, यानी जो दबे कुचले लोग हैं, उनके इंटरेस्ट और वेलफेयर की बात करती है, और इसका जो मेन बेस है ये है उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ जो दूसरे इलाके हैं जहां पर इसका प्रेजेंस है वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, इन सभी इलाकों में इसका प्रेजेंस है। और यूपी में ये कई बार सरकार बना चुकी है खुद से या फिर दूसरी पार्टियों के सपोर्ट से, और या तो कई बार इसने दूसरी पार्टियों को समर्थन भी दिया है। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, BJP। ये बनी थी 1980 में फाउंड हुई थी, और ये बनाई गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी में 1950 में। अब ये बोलिएगा कि ये क्या है, तो देखिए 1995 में भारतीय जनसंघ नाम से ये पार्टी बनी थी, लेकिन जब यहां पर एक तरीके से 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें जनसंघ का विलय कर दिया गया था, मिला दिया गया था जनता पार्टी में। उसके बाद उससे अलग होकर 1980 में
भारतीय जनता पार्टी के नाम से फिर से इस पार्टी को बनाया गया था। अब देखिए ये तो बात हो गई कि कब ये बना, कैसे बना, और इसका मेन विचार क्या है। इसका विचार है कि ये मॉडर्न और स्ट्रांग इंडिया बनाना चाहता है और इंडिया के एंशिएंट कल्चर को एक तरीके से उससे इंस्पिरेशन लेकर, और इसके साथ ही जो दीनदयाल उपाध्याय थे उनके आइडियाज को लेकर, जो कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है और अंत्योदय है, इन सभी आइडियाज को लेकर ये आगे बढ़ता है। और इसके बाद ही आगे बढ़े तो इसका एक तरीके से एक मेन विचार है, वो है कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको कि हिंदुत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये एक तरीके से इसके आधार पर ही भारत का नेशनहुड और पॉलिटिक्स के ऊपर विचार अपना रखता है। अब इसके बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये आपका नॉर्थ और वेस्ट रीजन में मेनली बेस है इसका, और इसके साथ ही जो देश के दूसरे इलाके हैं वहां पर भी इसका काफी एक्सपेंशन हुआ है और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट सभी इलाकों में पहुंच चुकी है। और 2014 में 282 सीटों के साथ इसने सरकार बनाई थी और 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें ये जो पार्टी थी इसके करीब 300 से ऊपर सीट आए थे। इसके बाद है यहां पर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहां पर देख सकते हैं ये 1925 में बनाई गई थी और ये मार्क्सिज्म और लेनिज्म में विश्वास रखती है और ये डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है। इसके साथ साथ ये जो सेशनिज्म है इसका विरोध करती है और इसके साथ ही कम्युनलिज्म यानी कि जो धर्म आधारित राजनीति है, विरोध है, इस तरीके की चीजों का ये विरोध करती है। और ये जो पार्टी है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है या फिर उसको एक्सेप्ट करती है और कहती है कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ये गरीब लोगों की, इसके अलावा फार्मर्स या फिर जो वर्किंग क्लास है उनका इंटरेस्ट को प्रमोट करने की ये पार्टी बात करती है। और इसका जो प्रेजेंस है, इसका प्रेजेंस है आपको केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रीजन में, इसके अलावा और बहुत सारे रीजन में इसका प्रेजेंस है। और इसके साथ ही इसको 1% वोट मिले थे, 1% वोट से कम भी मिले थे और एक सीट मिला था 2014 लोकसभा इलेक्शन में। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम है, तो इसके बारे में भी यहां पर आप लोगो देख सकते हैं, भाकपा माले भी इसको कहा जाता है। और ये 1964 में बनी थी और ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और इंपीरियलिज्म और कम्युनिज्म को ये विरोध करती है और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन को सपोर्ट करती है या फिर उसको मानती है कि ये बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल जरिया है ताकि हम जो गरीब लोग हैं या फिर जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी के जरिए चुनाव लड़के पावर में आ सकते हैं और ये सभी चीजों को कर सकते हैं। और इसका मेनली जो बेस है ये काफी इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका वेस्ट बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में। और ये वेस्ट बंगाल में पावर में थी 34 सालों के लिए बिना किसी ब्रेक के। और 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए यहां पर इसको 3% वोट मिले और 9 सीटों की संख्या के साथ ये लोकसभा में आई थी। इसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां पर है आईएनसी, इसको मेनली कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस पार्टी। इसका यहां पर आप लोगो देख सकते हैं और यहां पर इसके लीडर को भी देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए ये पार्टी जो थी ये ओल्डेस्ट पार्टी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी पूरी दुनिया की, और ये 1885 में बनी थी और इसमें बहुत सारे स्प्लिट्स भी हो चुके हैं। और इसके जो मेन लीडर्स थे या फिर इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और ये एक तरीके से मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बनाना चाहते थे। ये काफी लंबा वर्ड है लेकिन ये सभी वर्ड अलग अलग हैं। और ये काफी एक तरीके से रूलिंग पार्टी थी सेंटर में 1977 तक, जब से ये देश आजाद हुआ था तब से, और उसके बाद 1980 से 1989 तक भी ये रूलिंग पार्टी थी। इसके बाद 1989 के पास इसका सपोर्ट डिक्लाइन हुआ और ये अभी भी काफी बड़ी संख्या में काफी मजबूती के साथ देश में मौजूद है। और इसका जो मेन आइडिया है वो है सेकुलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज, ये इसका मेन एक तरीके से एजेंडा है। अब देखिए यहां पर आता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये 1999 में बनी थी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। ये डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी है, इक्विटी यहां पर लिखा हुआ, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को ये सपोर्ट करती है। इसका मेनली जो बेस है वो है महाराष्ट्र में और इसके अलावा मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी इसका काफी बड़ा प्रेजेंस है। अब इसके बाद आगे बढ़ें
तो आगे यहां पर है जो कोलिशन पार्टनर है, महाराष्ट्र में ये कोलिशन पार्टनर है, अलायंस है कांग्रेस के साथ में, और एक तरीके से कांग्रेस और जो शिवसेना उसके साथ में, और 2004 से ये यूपीए का पार्टनर है। इसके अलावा एक और पार्टी है जिसको कि नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, वो है एनपीपी, लेकिन उसके बारे में यहां पर बात नहीं की गई है क्योंकि ये आपके बुक में नहीं लिखा गया है, इस वजह से। इसके बाद आता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए 6 पार्टीज के अलावा बहुत सारे इंडिया में स्टेट पार्टीज हैं जिनको की मान्यता मिली है या फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा मान्यता दी गई है। अब देखिए इतने सारे हैं कि उनके बारे में एक एक करके बात करना मुश्किल है। आपके बुक में यह तस्वीर दी गई है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि किस इलाके में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, कौन से राज्य में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है। इस सभी को आप चाहे तो यहां से देख सकते हैं। अब यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के सामने चैलेंजेस को हम देख लेते हैं कि क्या है उनके सामने चैलेंजेस या फिर क्या प्रॉब्लम्स है। अब देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर हमेशा ये बात सुनने को मिलती है या फिर देखने को मिलती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी मौजूद नहीं है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके अंदर जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो वो चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़कर जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, जो पार्टी जीतेगी वो सरकार बनाएगी। लेकिन यहां पर जब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बात होती है तो ये एक तरीके से नियम है हमारे देश में कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी उसी तरीके से चुनाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके हाथ में पावर होता है वही पावर को कंट्रोल करता है, दूसरे लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ बैठते हैं और सिर्फ एक तरीके से ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो इंटरनल डेमोक्रेसी हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में काफी कम है। इसके साथ ही हमारे देश में यहां पर एक और प्रॉब्लम है और वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें बाप के पास बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप चलती है। यानी मेंबर्स जो हैं वो बदलते रहते हैं, फॉलोअर्स बदलते रहते हैं, लेकिन किसके हाथ में पार्टी का कंट्रोल रहेगा, टॉप में कौन बैठेगा, ये हमेशा एक ही परिवार से आते हैं। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो भी हमारे लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में इस तरीके की चीजें नहीं चल सकती हैं कि कोई बाप है उसका बेटा उसको एक तरीके से उत्तराधिकार दिया गया है कि तुम ही बैठोगे और कोई बैठ नहीं सकता है। हां अगर वो लायक है तो बैठे तो अच्छी बात है, लेकिन वो उसको जबरदस्ती बैठाना क्योंकि वो मेरा बेटा है, ये एक तरीके से सही चीज नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। ये जो चीज है ये एक तरीके से काफी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इलाके इंडिया में ऐसे हैं जहां पर दबंग लोगों का काफी पावर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल्स भी होते हैं लेकिन वो राजनीति में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, पावर बहुत होता है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं वो वैसे लोगों को टिकट देती हैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर उनको अपनी पार्टी में शामिल कराती हैं जिनके ऊपर हो सकता है क्रिमिनल केस हो, रेप का केस हो, मर्डर का केस हो, लेकिन उनके पास पावर है और उनके पास क्या है, मसल पावर है और पैसा भी है, तो उनको पार्टी में शामिल करा लिया जाता है क्योंकि वो लोग चुनाव को जितवा सकते हैं। तो ये चीज को कंट्रोल करना भी बहुत ही जरूरी है। अब इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक तरीके से मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं करती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जब जाइए कोई भी सामान खरीदने तो 2, 4, 3, 5 सामान आप देखते हैं, उसमें अंतर आप देखते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, तब आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेरे लिए बेटर है, क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ आपको अलग मिलता है। लेकिन यहां पर हमारे देश में जब लोग वोट करने जाते हैं तो उनको सभी पार्टियां सेम दिखती हैं, लगता ही नहीं कि यार इसमें इन सभी में कोई अंतर है। जैसे आज के 10, 20, 50 साल पहले बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके अलग अलग विचार हुआ करते थे। कुछ कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, कुछ कैपिटलिज्म को कंप्लीटली विरोध करते थे और दूसरे तरीके के विचार को, सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखिएगा तो लगभग सभी पार्टीज के सेम विचार है, सेम फिलॉसफी है, कोई भी अंतर नहीं है। सभी लोग सेम ही चीज को फॉलो करते हैं और सेम ही चीज को फॉलो करते करते लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं लगता है कि यार किसको जाकर वोट दें, सभी तो एक जैसे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं हाउ कैन बी पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, यानी कि पार्टीज में हम चेंज या फिर सुधार कैसे ला सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे एक तरीके से एफर्ट भी किए गए हैं, बहुत सारे सजेशंस भी लाए गए हैं पार्टीज को कैसे सुधारा जा सकता है। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया गया ताकि जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो पार्टीज को चेंज ना कर दें।
अब यहां पर चेंज करने से प्रॉब्लम नहीं है कि कोई व्यक्ति पार्टी चेंज कर रहा है, वो चेंज क्यों करता है इससे प्रॉब्लम है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब देश आजाद हुआ था उसके बाद कुछ सालों तक तो ठीक चला, उसके बाद लोग पैसे लेकर पार्टी चेंज कर लेते थे, पैसे लेकर दूसरी पार्टी में वोट दे दिया, पैसे लेकर दूसरी पार्टी में चले गए। तो वो चीज को रोकने के लिए क्या किया गया, एक कानून लाया गया जिसमें कि जो कोई एमएलए है, कोई एमपी है, वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। अगर वो वैसा करता है या फिर अपनी पार्टी के साथ धोखेबाजी करता है तो उसकी सीट चली जाएगी और वो एक तरीके से अयोग्य हो जाएगा। वो चुनाव लड़ सकता है लेकिन वो एक तरीके से उसका जो पद है एमएलए या एमपी का वो चला जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी ऑर्डर पास किया है ताकि मनी और क्रिमिनल्स का एक तरीके से जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने भी ऑर्डर पास किया है कि जितने भी लोग हैं जो कि चुनाव लड़ने जाते हैं वो एक तरीके से क्या करें, अपना जो भी उनका डाटा है कि उनके ऊपर कितना केस है, ये उनका कितना प्रॉपर्टी है, उसको वो एफिडेविट के जरिए डिक्लेयर करें लोगों के सामने। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने यह भी ऑर्डर पास किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को एक तरीके से करवाएं और इसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल करें कि उनको कितना पैसा मिला, कहां से मिला, क्या हुआ, कहां से वो पैसा लाए, कैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी चीजों को करें। इसके अलावा कुछ ऐसी बात हैं जो कि अभी तक चल रही हैं कि ये चीजें चेंजेस होने चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में। वो कौन कौन से हैं, एक कानून बनना चाहिए जिसके जरिए जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट किया जाए। जैसे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो चुनाव लड़ने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन है, चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया है। वैसे ही कानून बनाकर ऐसा कुछ किया जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर में, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में जो अफेयर्स हैं, जो काम है, जो मैनेजमेंट है, उसको कंट्रोल किया जाए कि वो सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने ऊपर देखा क्या होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन का प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ एक तरीके से जो लीडरशिप है वो कुछ लोगों के पास सेंटर्ड होती है। इसके बाद यह भी सुझाव दिया गया है कि हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं, यानी कि जो जितनी भी चुनाव लड़ने के लिए सीटें हैं, उनमें करीब 1/3 टिकट जो है या फिर 1/3 सीटें जो हैं या तो रिजर्व कर दिए जाएं या तो पॉलिटिकल पार्टी खुद से 1/3 की संख्या में महिलाओं को टिकट्स प्रोवाइड करें। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो स्टेट फंडिंग किया जाए इलेक्शन का। स्टेट फंडिंग कहने का मतलब यह है कि लोग अपने पैसे से चुनाव ना लड़ें, बल्कि सरकार यानी कि जो देश है वो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे दे चुनाव लड़ने के लिए और लिमिटेड अमाउंट में दे। यानी कि जितना सरकार ने या फिर सिस्टम ने तय करके रखा हुआ है उतने ही पैसे दिए जाएं, उतने ही पैसे में लोगों को चुनाव लड़ने का एक तरीके से परमिशन हो। क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, यहां पर प्रॉब्लम होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो वो पैसे इधर उधर से, बिजनेसमैन से या फिर क्रिमिनल से लेती हैं चुनाव लड़ने के लिए। तब जब चुनाव लड़ेगी वो क्रिमिनल से पैसे लेकर, तो चुनाव लड़के जब जीत जाएंगी तो वो क्रिमिनल का विरोध कैसे कर सकती हैं। तो उन सभी चीजों को रोकने के लिए यह बात यहां पर उठाई गई है। अब इसके अलावा दो और तरीके हैं जिनके जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है, और वो ये है कि लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर आंदोलन के जरिए, विरोध प्रदर्शन के जरिए या फिर कैंपेन चलाकर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाएं ताकि वो कोई गलत डिसीजन ना ले और अच्छे काम करे, जो भी काम है उसको जल्दी जल्दी करें। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ें तो आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें अच्छे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में जनरली ऐसा देखा जाता है कि लोकल लेवल पर जो कि पावरफुल होता है, पैसे वाला होता है, वही जाता है, और अच्छे जो लोग होते हैं, जो कि सिंपल लोग होते हैं, वो एक तरीके से पीछे से कहते हैं आज का जो पॉलिटिक्स है ना वो बहुत ही खराब हो चुका है, पॉलिटिक्स में क्रिमिनल लोग भरे हुए हैं। तो यहां पर क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो अच्छे लोग हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने चाहिए ताकि देश को एक तरीके से सुधारा जा सके, बेहतर बनाया जा सके। और अगर अच्छे लोग पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करते हैं तो उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज भी सुधर जाएंगे और इसके साथ साथ जो देश का डेमोक्रेसी है उसका भी काफी बेहतर होगा, उसको भी काफी अच्छा पुश मिलेगा। तो इस वजह से अच्छे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है ये हमारा खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।